दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी फांस। मैं जब भी ये जगमगाती ऊंची बिल्डिंग्स देखता हूं ना, मुझे अपने मुरादाबाद में दिखने वाला आसमान याद आता है। काला आसमान जिसकी सतह पर मोती बिखरे हों। रेड लाइट पर बाइक रोके खड़ा मैं हेलमेट के कांच से यहाँ मुंबई का आसमान देख रहा था। एक्चुअली कोशिश कर रहा था। तभी बीसियों हॉर्न एक साथ शोर करने लगे। रेड लाइट के 90 सेकंड पूरे हो चुके थे। मैंने फौरन एक्सेलरेटर घुमाया और भीड़ भरी सड़कों से गुजरता कांदीवली अपने फ्लैट की तरफ तेज़ी से जाने लगा। ये भागती जिंदगी, ये बेलगाम रफ्तार शुरू में बड़ी अजीब लगती थी। फिर धीरे धीरे 5 साल में इसका हिस्सा मैं भी बन गया। ये दौड़ने वाले शहर किसी को रुकने की इजाज़त नहीं देते। भीड़ में पांव तेजी नापने लगते हैं। घर को जाते हुए एक सब्जी का ठेला दिखा तो मैं बाइक किनारे लगाकर सब्जियां खरीदने लगा। अरे नींबू 10 के 3 दे दो। और भैया ये खराब गाजर क्यों डाली? कहते हुए मैंने कमीज की बाजुएं मोड़ी और किनारे पर हथेली टिकाए हल्के से उचक कर सब्जी छांटने लगा। वहां से लौटते वक्त बाईं हथेली में कुछ चुभन महसूस हुई, कुछ डंक जैसा। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले हथेली देखी। जरा फूल गई थी। उंगली फेरी तो कुछ किरकिराया, एक फांस धंसी थी। मैं उसे और कुरेदता कि ज्योत्सना की कॉल आ गई। क्या कर रहे हो पल्लव? कंधे से फोन दबाए मैंने हथेली का हाल बताकर गहरी सांस भरी तो वो हंसते हुए बोली, पल्लो बाबू, अगर मैं वहां होती तो चुटकी में ठीक कर देती, फांस और तुम्हारी सांस दोनों। अच्छा, फिर तो शादी की बात जल्दी करनी होगी, मैंने माथे पर गिरे बाल ऊपर करते हुए कहा। वो खिलखिला दी। ज्योत्सना हमारे पड़ोस में रहती थी। हम दोनों के पापा टीचर थे और हमारी माँ दोस्त, तो बच्चे भी दोस्त बन गए। बस मैं और वो जरा आगे बढ़ गए। प्यार को चख कर सैकड़ों वादों में से एक ये भी कर लिया कि मेरी नौकरी के कुछ साल बाद सही वक्त देखकर घर पर शादी की बात कर लेंगे। और ये सही वक्त क्या होगा मुझे नहीं मालूम। सुनो, गुड़ अजवाइन बांध लेना उस जगह, फांस निकल जाएगी। वो भी तरीका बता रही थी कि तभी पापा का नंबर वेटिंग आने लगा। लगातार। ज्योत्सना, कॉल बैक करता हूँ, कहकर मैंने पापा की कॉल उठाई। मुबारक हो बेटा, फ़ोन उठाते ही वो बोले। उनकी आवाज़ में खुशी थरथरा रही थी। छुटकी का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत बढ़िया घर है, बस लड़के वाले शादी 2 महीनों में करना चाहते हैं। आहा, कंग्रेचुलेशंस पापा। लेकिन 2 महीने कम नहीं है? मैंने पूछा तो वो नहीं बेटा कहकर काम गिनाने लगे। मैं मन में सारे खर्च गिनता रहा। वो बोले, तैयार है ना, तुम्हें काम संभालना है। काम संभालना मतलब रुपयों का इंतजाम, जैसे छोटे भाई नीरव के 3rd 4th सेमेस्टर फीस देने के वक्त किया था, या घर की मरम्मत या गाड़ी खरीदते समय किया था, वो फिर से करना होगा। मैं जितनी दफा सोचता मेरा हाथ बार बार उसी फांस पर जाता और हर दफा ये सूजी हथेली मुझको मन जैसी लगने लगती। खुश था मैं, बेहद खुश। मेरी छुटकी की शादी होने वाली थी। लेकिन वो एक ख्याल बार बार मन में आ रहा था। कोई कसर नहीं रखेंगे हम, है ना बेटा? पापा ने पूछा था और मैंने बेमन से कहा था, हाँ पापा। हल्की हल्की हवा के साथ रात बह रही थी। कोई झोंका तेज आता तो खुली खिड़कियां आवाज करने लगती। कागज अड़सा कर मैंने उनको रोका। कुछ पकाने का मन नहीं था तो चाय टोस्ट से पेट भरकर बिस्तर पर ढह गया। मुंदी आंखों में गुजरे वक्त के जुगनू चमकने लगे। मैंने एक को थाम लिया। कोई 10 साल पहले की वो सुबह खुशी लेके आई थी। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास किया था मैंने। रैंक अच्छी आई थी तो सरकारी कॉलेज मिलना तय था। सुबह से बधाइयाँ आने लगीं। माँ चाय बनाते बनाते नीरव और छुटकी ट्रे ले जाते थक गए। मैं भी लोगों को धन्यवाद कहते हुए ऊबने लगा था। बस एक पापा थे जिनका जोश बरकरार था। अरे नाम रोशन कर दिया बेटे ने, और क्या चाहिए? 25वीं दफा कहते वक्त भी थकान का कतरा तक नहीं दिखा। खुश थे वो और मैं भी, लेकिन उतना नहीं। मैं 2 साल पहले भी इंजीनियर बन सकता था अगर पापा ने प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवाया होता। सिर्फ तू ही नहीं है बेटा, नीरव और छुटकी भी है। तू बड़ा है, समझदार है,
ये कहकर समझदारी का बोझ रखा था मुझ पर। हॉस्टल में पैसे भेजकर पापा हमेशा मुझसे कहते, हिसाब से चलाना बेटा, वैसे तू तो खुद ही समझदार है। ये शब्द जोंक की तरह मुझसे चिपक गया था और मैं छुड़ा नहीं पाया। 3 साल बाद हमारे घर एक और इंजीनियर तैयार हो रहा था। उन दिनों मैं घर आया था। शाम को आंगन में हम बैठे थे। चाय चिप्स के साथ नीरव की जेईई में आई कम रैंक पर बात चल रही थी। परेशान क्यों है, फिर ट्राई कर। क्यों पापा? मैंने चाय सिप करते हुए कहा था। कुछ देर वो चुप रहे, फिर चिप्स उठाकर बोले, साल भर बाद तो तू कमाने लगेगा, तो सोच रहा हूँ कि एनएससी तोड़कर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दूँ। कहकर उन्होंने नमक वाले हाथ झाड़े तो लगा जैसे एक कतरा मेरी आंख में घुस गया हो। मैं बिलबिला गया था भीतर तक, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये बड़प्पन हमें चुपचाप सहना सिखा देता है। मुझे तकलीफ होती है कि मुझ जैसे बड़े बच्चों की जिद को मासूमियत और उनकी नाराजगी को बचपना क्यों नहीं समझा जाता। बड़े हो, बड़ों की तरह रहो जैसे जुमले हमारे गले में क्यों लपेटे जाते हैं। मैं ज्यादा कमा सकूं इसलिए बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में नौकरी करनी पड़ी। ट्रेन फ्लाइट का खर्च बचाने के लिए भी साल में सिर्फ एक दफा घर जाता था। शौक से खरीदे महंगे मोबाइल के लिए जब पापा ने फजूल खर्ची कहा तो दिल कलप गया। मेरे शौक, मेरी जरूरतें, मेरे इमोशन, इनका कोई मोल नहीं क्या? काश मैं नीरव होता तो मुझे इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती। छुटकी होता तो अपनी कमाई से सारे शौक पूरा कर पाता। गुजरे वक्त का कोई और हिस्सा मुझको याद आता कि तभी कुछ गिरने की तेज आवाज आई। मैं लेटा रहा, उठकर देखा भी नहीं। सच कहूं तो मैं नजरअंदाज करना चाहता था, इस आवाज को भी, उन जिम्मेदारियों को भी। लेकिन चाहने से क्या होता है, कुछ भी तो नहीं। ये सुबह थी या रात का बाकी रह गया कोई टुकड़ा। एक मुरझाई किरण सीधे बिस्तर पर पड़ रही थी। वहीं औंधे लेटा मैं मोबाइल देख रहा था कि तभी एक नोटिफिकेशन आया। लिखा था, नीरव क्रिएटेड अ ग्रुप, छुटकी की शादी। नीचे लिखा था, नीरव एडेड यू। ग्रुप बनते ही पापा ने तारीख, फंक्शन और उनका एस्टिमेटेड बजट शेयर कर दिया। मतलब मेहंदी जैसे छोटे फंक्शन के लिए भी 1 लाख का बजट। हाँ, आजकल ट्रेंड था, लेकिन सबकी नकल करनी जरूरी थी क्या? मैंने कोई जवाब, कोई रिएक्शन नहीं दिया। पापा को शायद इंतजार था मेरे कुछ कहने का, इसलिए दोपहर बाद उन्होंने खुद फोन कर लिया। उस वक्त मैं ऑफिस में था। अपनी सीट पर बैठा मैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहा था। डेस्क पर किनारे रखा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था, लगातार 3री बार। हाँ पापा बोलिए, झुंझलाते हुए मैंने कहा। उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कुछ। बेटा तूने लिस्ट देखी ना? कोई कमी बेसी हो तो बताना। वैसे इतनी रकम का इंतजाम तो हो जाएगा, है ना? पूछते हुए वो बाकी बातें करने लगे और मैं ये सोचने लगा कि कैसे होगा इंतजाम। हर बार की तरह ऐन मौके पे मुझसे पूछा जाएगा, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? और हर बार की तरह ही कितने चाहिए पूछकर मुझको देना पड़ेगा। आए दिन उस ग्रुप में तस्वीरें, खर्चे, लिस्ट, इंतजाम सब शेयर किए जा रहे थे। मैं कभी कभार उनको फुर्सत में बैठकर देखता, पढ़ता और एक फॉर्मल सा हाँ हूं कहकर भेज देता। कुछ दिन पहले छुटकी ने एक अंगूठी की फोटो भेजी थी। सॉलिटेयर था। मुझे टैग करके लिखा था, भैया ये कैसी लगी आपको? अच्छी है, मैंने जवाब भेजकर पूछा। कितने की है? 40,000 जवाब आया। इतनी महंगी? पापा को पता तो होगा ना इसका दाम। अब वो क्यों कुछ नहीं कहते? खर्च इतना, जेब जितना, ये जुमला भूल गए थे क्या? या ये सब सिर्फ मुझ पे लागू होता था? इतवार की सुबह घर साफ करके मैंने नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट बनाया और टीवी ऑन करके बैठ गया। अभी एक टुकड़ा खाया कि घर से वीडियो कॉल आने लगी। मैंने कैमरा ऑन किया। छुटकी अपने बालों में पैक लगाए बैठी थी। माँ रसोई से आई होंगी। आंचल घुमाकर कमर में खोसा हुआ था उन्होंने, और पापा चश्मा ऊपर चढ़ाकर अखबार मोड़ रहे थे। क्या खा रहे हो भैया? छुटकी ने स्क्रीन में झांकते हुए पूछा तो माँ डपट कर बोली, तू ना पहले शॉपिंग का सामान दिखा, चल। थोड़ी देर बाद मोबाइल की 5 इंची स्क्रीन में सारा सामान देख रहा था मैं। कपड़े गहने निपटे तो पापा डायरी लेकर बैठ गए। चश्मा एडजस्ट करते हुए बोले, पल्लव उमंग मैरिज होम और अरोड़ा कैटरर बुक कर लिया है। बेड अलमारी भी फाइनल कर दी है। टोकन मनी तो दे आया हूँ, बाकी तो आएगा तब उठा लेंगे।
मैं आऊंगा तभी क्यों? इन कामों के लिए मेरा ही इंतजार क्यों और नीरव का क्यों नहीं? वो भी तो कमा रहा था ना। सोचते ही हलक में एक कड़वाहट उतर आई। वैसे गलती भी मेरी थी, शुरू से मैंने ही होने दिया था ये सब। एक रूखा सा ओके बाय पापा कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की और खुद से वादा किया कि इस दफा अपना यूं बेजा इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। जिंदगी में कुछ मौकों पर मन बड़ा हिसाबी हो जाता है, पाई पाई जोड़ने लगता है। सारी गणित लगाकर मैं शादी के हफ्ते भर पहले घर पहुंचा। दोपहर का वक्त होगा। मैं अपने घर के सामने था। नीली दीवार पर छोटे बल्बों की लड़ियां झूल रही थीं। उन्हें निहारते हुए बगल वाले घर पे निगाह गई तो ज्योत्सना दिखी। वो चौखट पोंछ रही थी, दुपट्टा कमर में और बाल ऊंचे जूड़े में बंधे। मैंने झूठ मूठ खांसा। अरे इंजीनियर बाबू आ गए, कहते हुए वो मेरे पास आ गई। हथेली थामकर हौले से बोली, इतना लेट क्यों आए? छुट्टियां नहीं मिल रही थी, कहते हुए नजरें चुरा ली मैंने। डरता था कि कहीं वो उनमें तैरता झूठ न पड़ ले कि मैंने ही जल्दी आने की कोशिश नहीं की। तुम्हें इंतज़ार था? पूछते हुए मैंने बात पलटी तो उसने पलकें झपका दी। आगे वो कुछ पूछती कि उसको किसी ने पुकार लिया। वो चली गई और मैं बैग खींचते हुए भीतर अपने घर में आ गया। आंगन में चारपाई पर पापा और नीरव बैठे थे। वो कुछ पर्चियां देते हुए उसको समझा रहे थे। नमस्ते पापा, मैंने पाँव छूकर कहा। आहा, आ गया मेरा बेटा, अब चैन पड़ा मुझे, मेरा कंधा थपथपाते हुए वो बोले। मैं वहीं बैठ गया। क्या तैयारियां हो गईं, क्या रह गईं, सुनते हुए घर देखने लगा। इस बार मरम्मत के साथ छत पर नया कमरा भी बना था। सुन, खाना खा के तू आराम कर ले, फिर संभालना सारा काम धाम। और हाँ, शाम को तीनों फर्नीचर देखने चलेंगे बाजार, ठीक? वो बोले तो मुझे उलझन होने लगी। मैं अपना सामान उठाकर ऊपर चला आया। सुकून लग रहा था यहाँ अकेले में, जंजाल से आज़ाद होने जैसा। मैंने कपड़े निकालने के लिए बैग खोला तो सबसे ऊपर कैश, चेकबुक और कार्ड वाला पैकेट दिखा। जाने क्यों रखाया था इसे? मैं फौरन उसे कपड़ों के नीचे दुबकाने लगा। पहले 4 परतों के नीचे, फिर 8, फिर सबसे नीचे, एकदम तल में कि कहीं किसी के सामने मैंने बैग खोला और उसने देख लिया तो। शाम का वक्त था। पुराने शहर की जानी मानी शाम में एक बार फिर मैं पापा के साथ चौक बाजार की गलियों में था। कितनी बदल गई थी ये गलियां, जैसे वक्त ने उनका खुलापन चुरा लिया हो। देख पल्लव, ये अलमारी पसंद की है, ठीक है ना? कहते हुए पापा बेड, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल दिखा रहे थे और मैं मन ही मन उनके दाम जोड़ रहा था। तभी पापा के मोबाइल पर कॉल आई। जी समधी जी, नमस्कार, कहकर पापा सुनने लगे। मैं देख रहा था। माथे पर गहराते बल, उंगलियों का बार बार मसलना, गले में अटकती कोई बात। क्या हो पापा? फ़ोन रखते मैंने पूछा। 50 बाराती ज़्यादा हो रहे हैं। बोले इंतज़ाम बढ़ा दीजिए, सारा बजट गड़बड़ा जाएगा। वो उंगलियों पर कुछ गिनते हुए रगड़ते हुए बोले, ऐसे कैसे बढ़ा ले? फ़ोन मिलाइए, मैं बात करता हूँ उनसे। मैंने फ़ोन मांगने के लिए हाथ बढ़ाया तो पापा ने हथेलियाँ थपथपा दी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या मतलब था इसका। रिश्तों में साध ली जाने वाली चुप्पियां उनको जितना मजबूत करती हैं उतना ही खोखला। मैं इसकी मिसाल हूं। मैंने अगर पहली दफा चुप्पी ना पहनी होती तो मन में यूं दीमक लगाकर ना बैठा होता। पापा वही गलती कर रहे थे। घर में सबको बारात वाली बात पता थी, लेकिन वो मेरी तरह परेशान नहीं थे। पॉजिटिव थे कि सब हो जाएगा। जाने कैसे होगा, कोई लॉटरी का इनाम निकलेगा या फिर कोई अमीर रिश्तेदार शगन के तौर पर मोटी रकम दे देगा। शादी के 3 रोज बचे थे। रिश्तेदार आने लगे। मैं पड़ोस के लिए कमरों में रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम करवा रहा था। आखिरी कमरे में सेटिंग करवाकर फ्री हुआ कि पापा बुलाने आ गए। पल्लव, अब बाजार चलते हैं, वो बारातियों वाले रिटर्न गिफ्ट ले आए ना। मैंने पापा को नज़रअंदाज करते हुए चादर में सलवटें ढूंढकर उनको ठीक करते हुए कहा, नीरव को ले जाएं पापा। नहीं, तू मेरे साथ रहना, ये घरेलू इंतजाम वो संभाल लेगा। उन्होंने मेरी हथेली थाम कर कहा, नीरव बाजार के काम भी संभाल लेगा पापा। कहकर मैंने हाथ खींच लिया। हाँ, सचमुच खींचा मैंने हाथ, जिद में छुड़ाई जाने वाली गिरह की तरह। लेकिन ये मेरी जिद नहीं थी, सच। अपने बारे में सोचना गलत है क्या? खुद का बेवजह इस्तेमाल होने देना सही तो नहीं?
शाम को मैं बाहर खड़ा इलेक्ट्रिशियन को ख़राब झालरें दिखा रहा था। अपने घर से निकलकर ज्योत्सना मेरे पीछे आ खड़ी हुई। इलेक्ट्रिशियन के जाने पर वो बोली, तुम बाजार क्यों नहीं गए? मैंने झेप कर निगाहें झालर के किसी ख़राब बल्ब में अटका ली। बोला, आज संगीत है ना, म्यूज़िक सिस्टम लगवाना है तुम लोगों के डांस के लिए। अच्छा, कहकर वो 2 पल मुझको देखती रही, कुछ खोजती रही, फिर भीतर चली गई। रात होते होते दीवारों, आंगन की मुडेर और बरामदे के खंभों पर लगी लाइट्स जगमगा उठीं। तेज़ म्यूज़िक पर नाच गाना भी शुरू हो गया। मैं वहीं सीढ़ियों के पास चुपचाप बैठा था। एक दफ़ा पैसों के इंतज़ाम की फ़िक्र में डूबता तो दूसरी बार सामने हो रहे डांस में। अब की गाना बदला तो छुटकी और ज्योत्सना डांस करने लगी। तभी हल्ला मचाता हुआ नीरव जाने कहाँ से आ गया और मुझे खींचकर डांस करने लगा। मैंने 1-2 बार दोनों हाथ ऊपर करके उचकाए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं चुपचाप ऊपर चला आया। छत पर एकदम अंधेरा था। मुंडेर पर टिक कर मैं नीचे जगमगाते आंगन में झांकने लगा। बरामदे के किनारे खड़े पापा माँ से कुछ कह रहे थे। नीरव भी वहीं पहुंच गया। थोड़ी देर बाद माँ ने उसका माथा चूमा तो मेरी उंगलियां माथे पर चली गई। मन का पेट खाली होने लगा। तलब होने लगी ममता के एक बोसे की, पापा की मजबूत हथेलियों वाली थपकी की। बचपन में माँ नीरव को प्यार करती तो मैं दौड़ कर चला जाता, अपना माथा झुका देता। अब झुकना जैसे भूल गया हूँ, जैसे रीढ़ की लोच खत्म हो गई है। मेरा मन उसी लाड़ में उलझा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झटके से पलटा। पीछे ज्योत्सना खड़ी थी। पल्लव, हुआ क्या है तुम्हें? उसने ऐसा सवाल पूछा था जिसके सैकड़ों जवाब थे मेरे पास। नीचे आंगन से शगुन गीतों की आवाजें आ रही थीं। झालरों की झिलमिलाती रोशनी सामने दीवार पर फिसल रही थी। आंगन की उसी मुंडेर पर टिके मैं और ज्योत्सना बैठे थे। मेरा सर उसके कंधे पर टिका था। गहरी चुप्पी के बीच मेरे दिए सारे जवाब तैर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, ये क्या पाल लिया तुमने अपने मन में, और वो भी इतना गहरा? तुम ही बताओ, हर खर्च को मेरी जिम्मेदारी बनाते रहना कितना सही है? जानती हो शादी के कितने काम रोके गए कि मैं आऊँगा तब करेंगे। कहते हुए मैं ज़रा कपकपाया। वो कंधा थपथपाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है पल्लव, तुम नहीं थे यहाँ, मैंने देखा है सब कुछ। अंकल ने पापा के साथ बैठकर कैसे एस्टिमेट बनाया है। लॉस के बावजूद एफडी तोड़ दी है। चाहते तो तुमसे मांग लेते ना, कौन जाने विदाई तक ये भी हो जाए। मैं हल्के से बुदबुदाया। उसने सुना लेकिन अपनी बात बढ़ाते हुए बोली, पता है शादी के खर्चे में सबकी हिस्सेदारी है। नीरव ने साल भर की बचत लगा दी है, छुटकी ने अपनी शॉपिंग का खर्च खुद उठाया है, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स पढ़ाए हैं ताकि अपना अंगूठी का इकलौता शौक पूरा कर सके। इतना तो हक है ना उसे? उसने पूछा तो मैं चौंक गया। उसके सवाल से ज्यादा इस बात से कि इतनी सी छुटकी ने भी हिस्सेदारी की। बचपन में टॉफी के लिए हथेलियां बढ़ाने वाली मेरी छोटी बहन अब मुट्ठी में पैसे उगाना सीख गई थी। परिवार इसीलिए तो होते हैं ना, एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ बढ़ने के लिए। और तुमने जो दिया उसको गिनना छोड़ो, जो मिला उसको भी देखो ना। उसने मेरा कंधा थपथपा कर कहा और नीचे चली गई। मैं उसकी कही बातों के साथ अकेला रह गया, घर वालों मेहमानों की भीड़ वाले घर में तन्हा। सही कह रही थी वो, जो मिला है उसे भी तो देखो। गियर वाली साइकिल पहले मुझको मिली थी। मेरी पुरानी किताबों से नीरव ने पढ़ाई की। मेरी कितनी पैंट छुटकी की स्कर्ट बन गई थी। मुझे जो मिला मैं वो भूल गया था, दुछत्ती में दबे रह गए पुराने सामान की तरह। नीचे आंगन से आवाजें आनी बंद हो गई थी। मैंने नीचे झांक कर देखा। पापा सारे रिश्तेदारों को खाने के लिए भेज रहे थे। तभी उन्होंने मुझको देखा। अरे पल्लव, बेटा वहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आ रहा हूं पापा, कहते हुए आवाज जरा भीग गई। मैंने कमरे में बैग से वो पाउच निकाला और नीचे चला आया। पापा सीढ़ियों के पास खड़े थे। हाथ बढ़ाते हुए बोले, कितना थका लग रहा है, चल खाना खा के सो ले। पापा ये लाया था खर्चे के लिए, कहते हुए मैंने वो बैग उनकी हथेली पर धरा। वो 2 पल उसे देखते रहे, फिर बोले, सारा इंतजाम हो गया। वो बड़े बारातियों वाले खर्चे नीरव ने संभाल लिए। मोती दान किए होंगे मैंने बेटा, जो तेरे जैसा बेटा मिला। कितना सोचता है हमारे बारे में। तू रख इनको, बाद में काम आएंगे तेरी शादी में।
वैसे एक बात बताऊं, तेरी माँ ने ज्योत्सना की उंगली का नाप ले लिया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने मेरी हथेली चूम ली, उसी फांस वाली जगह। मुझे मेरी हथेली फिर सीने जैसी महसूस हुई, और पापा का प्यार जैसे ज्योत्सना का वो गुड़ अजवाइन वाला नुस्खा। बस इतनी सी थी ये कहानी।